आ चुका। चलिए जी, शांति हैं, काम शुरू किया जाए। तो आज हम लोग इंग्लिश का जो इंग्लिश पैनोरमा की किताब है मुटकी वाली, उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी कि स्वीकृत भाषण। एक ऐसा भाषण जिसको हर किसी ने स्वीकार किया है। आप भी पढ़ेंगे तो आप भी उस भाषण को स्वीकार करेंगे कि हाँ ये भाषण सही है, ये चीजें होनी चाहिए, जो भी बातें हो रही है वो सबको ठीक नहीं। हम करें भाषण है, तू करे पोएम है, यहाँ तो दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे देखो ये भाषण जो है वो दिया गया है आंग सांग सूकी नाम की म्यांमार में एक महिला है, अभी जीवित है वो। ठीक, आंग सांग सूकी जो वहां पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक लड़ाई लड़ी। ठीक, तो उनके बेटे के द्वारा ये दिया गया है। ये जो भाषण है जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो कौन दिया है, उनका बेटा है अलेक्जेंडर एरिश। उन्होंने ही ये भाषण दिया है म्यांमार के, बर्मा चाहे म्यांमार का हो, भारत के बगल में। ठीक, तो उसके द्वारा दिया गया है। लेकिन चैप्टर में तुम जाओगे तो लिखा हुआ एक्सेप्टेंस स्पीच के लेखक में तो आंग सांग सूकी लिखा हुआ है, तो तुम वही याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में तुमको वही पूछेगा। लेकिन ये भाषण कौन दिया है, उसका बेटा अलेक्जेंडर एरिश दिया है। चलो चैप्टर पे आओ है का। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। यही है तुमको आंग, हाँ यही है तुमको आंग सांग सूकी। ठीक, फिलहाल अभी ये जीवित है। बुकवा में ऐसे ना है तो हम बुकवे में कहते हम लिखेंगे जरूरी है। अरे ऊपर से एगो लाइट मारता है, इस पर कोई उपाय करे पड़ेगा। ये वाला पक्का नहीं दिख रहा होगा उसमें, यहाँ पूरा इतना दूर लाइट देता है। देखो यहाँ पे आंग सांग सूकी कौन थी, पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। आंग सांग आंग सांग सूकी born on 19th June 1945 इन रंगून। म्यांमार में जो जगह है रंगून, वहां पे 19 जून 1945 को आंग सांग सूकी की जन्म हुई। ठीक, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma, जो कि बर्मा में या म्यांमार में कहो, बर्मा मतलब कौन होता है, म्यांमार में लोकतंत्र के समर्थक। यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज मतलब होता है लोकतंत्र के समर्थक कार्यकर्ता, जो इस पक्ष में थी कि म्यांमार में लोकतंत्र आना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक, आए वहां पे सैनिक शासन था। ठीक, तो यहाँ पे उसके ये पक्ष में थी। और साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की इनकी एक पार्टी भी थी, तो उस पार्टी की ये लीडर भी थी, नेता भी थी। पर्दा थोड़ा लगा दीजिएगा तब बेहतर रहेगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। इनका जन्म कब हुआ है आंग सांग सूकी का, 19 जून 1945 को। कहाँ हुआ है, रंगून में। यह लोकतंत्र के समर्थक एक कार्यकर्ता भी है और साथ ही साथ बर्मा में जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक पार्टी है उसकी ये नेता भी है। एक चीज खत्म, आगे और देखिए। आगे देखिए, she won the Rafto Prize and the Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ज्यादा ये लाइन। ठीक, देखिए जिस तरह से ये काम कर रही थी और जिस तरह से ये अपने स्वतंत्र विचार रख रही थी दुनिया के सामने एक महिला होकर के। ठीक, तो इनके स्वतंत्र विचारों के लिए इनको पुरस्कार मिला 1990 में। कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, एक मिला है राफ्टो पुरस्कार है और एक है तुमको सखारोव पुरस्कार। तो ये दो पुरस्कार इनको कब मिला है, 1990 में मिला है। 1990 में किस चीज के लिए मिला है, तो स्वतंत्र विचार के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है।
इसके अलावा 1991 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, समझ में आया? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में मिलता है। कौन कौन? हाँ ठीक है, शांति हो गया। आगे? हाँ हाँ, किसी को याद है जी? छवो? हाँ हाँ बोलो ना, तो हम लिख लिए। बहुत बढ़िया। देखो, एक मिलता है तुमको फिजिक्स के दुनिया में, एक मिलता है तुमको केमिस्ट्री के दुनिया में, एक मिलता है तुमको मैथ है कि बायो है? बायोलॉजी है। पीसीबी है इसके दुनिया में। एक मिलता है तुमको इकोनॉमिक्स के दुनिया में, एक मिलता है आपको शांति के लिए, यानी कुछ ऐसा काम करो जिससे कि विश्व में शांति आए, तो उसके लिए 6 हो तो 11। हाँ, एगो लिटरेचर। ले इसको यहाँ से हटा के, हाँ हाँ रे 6 तो यहाँ बायो हुआ। बायो वाला को हमको कंफ्यूजन रही है कि ना है, लेकिन हमको लग रहा है पीसीबीए है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और यहाँ पे हो जाएगा तुमको लिटरेचर। ठीक, ये 6 मिलता है। साहित्य में मिलता है, अर्थशास्त्रियों को मिलता है, जैसे प्रोफेसर यूनिस को मिला है, बांग्लादेश वाले पिछले क्लास में हम लोग किए हैं। ठीक, पीस के लिए इनको मिला है। हमने के देश में सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला। ठीक, तो शांति के मदर टेरेसा के नहीं जानता है? रविन्द्रनाथ टैगोर पुरुष न थे यार, महिला में बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये तुमको अलग अलग भौतिक विज्ञान इस समय हम कुछ काम करते हैं तो उसके लिए मिलता है। खैर ये हम लोग को चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बाहर से बता दियो। देखो यहाँ पे तो ये समझ में आया, इस बात को याद रखना। ओए, पूछा जाएगा तुमसे कि आंग सान सूकी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो कब मिला था? नोबेल पुरस्कार में किस चीज के लिए मिला था, ये भी पूछ सकता है। तो कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पीस प्राइज, यानी शांति के लिए 1991 में। ठीक, अब आगे देखिए, इंट्रोडक्शन इनका लिखा गया 4 पेज में। देखिए, अब यहाँ पे जो हमें पढ़ने वाले हैं, जो अभिभाषण, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। ठीक, ये भाषण जो है गिवन हर वाज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑन ऑफ आंग सान सूकीज बाय हर सन अलेक्जेंडर हैरिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो अभी हम लोग यहाँ पे भाषण पढ़ने वाले हैं, द एक्सेप्टेंस स्पीच, ये दिया गया है किसके द्वारा? तो इनके बेटे के द्वारा। हुआ ये था कि जब ये 1991 में मिलना था इनको ये प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार, तब ये जेल में थी, अपने ही देश में इनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो वो प्राइज लेने कौन गया था, वो पुरस्कार लेने कौन गया? इनका बेटा, इनके जगह। ठीक, इनके स्थान पर। बिहाफ ऑफ का मतलब होता है स्थान पर, मतलब किसी दूसरे के स्थान, मेरे स्थान पे तुम गए थे, वहां पे बिहाफ ऑन का प्रयोग करते, बिहाफ ऑफ का प्रयोग करते। समझ गई? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मिलना था आंग सान सूकी को, लेकिन आंग सान सूकी जेल में, वो जा नहीं सकती है, तो उनके जगह पे उनका बेटा गया और उन्होंने ही ये प्राइज को लिया और उन्होंने यहाँ पे ये भाषण दिया था। इनके बेटे का क्या नाम था? अलेक्जेंडर हैरिस। ठीक, यहाँ तक क्लियर? एक पेज और, उसके बाद क्लास में। अब ये मिला था कब, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये प्राइज इनको कब मिला। तो प्राइज मिला था इनको 10 दिसंबर 1991 को। तो वही प्राइज लेकर के कहाँ मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मिला था कहाँ? ओस्लो नाम के जगह पर। हाँ समझो, 10 दिसंबर 1991 को ओस्लो नाम के जगह पर आंग सान सूकी को मिलने वाला था नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक, लेकिन ये म्यांमार के जेल में है, बर्मा के जेल में है, इसलिए जाने की स्थिति में नहीं है। तो इनके जगह पे इनका बेटा गया अलेक्जेंडर हैरिस। उन्होंने ही 10 दिसंबर 1991 को इस प्राइज को
लिया, हाँ, इसको उनको मिला, मतलब वो अपने माँ की जगह लिए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि प्राइज वगैरह मिलता है तो हम कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, ठीक। और नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो मिलने के बाद दो चार शब्द तो आपको बोलना ही पड़ेगा। नोबेल पुरस्कार विश्व में किसी को भी मिल सकता है, हाँ, लेकिन किसी एक ही को मिलता है। हाँ, पूरे विश्व में मान लो जैसे एक लिटरेचर है, तो साहित्य में जो सबसे बढ़िया करेगा ना उसको नोबेल मिलता है। जो शांति के लिए उस वर्ष में जो सबसे बेहतर प्रयास किया रहेगा उसको मिलता है, पूरे विश्व में से एक को मिलता है। हाँ, समझ गए? क्लियर हुआ? हाँ, तो देखिए यहाँ पे समझिए कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कौन किया था, किसके लिए हो रहा था, सब क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। अब है अलेक्जेंडर आयरिस का भाषण, यहां से उसका भाषण शुरू होता है। हम लोग कभी भी जब भाषण देते हैं तब पहले नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, कुछ भी बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या बोली तुम बताओ? ले बगल वाले बताना चलिए, क्योंकि तो राधे राधे बोली। अच्छा कितना देर लेट में कितने पिटाएगी? मतलब 6 बजे से क्लास है ना, आ जाओ। अब 2-4-5 मिनट कभी कभार हो जाता है, लेकिन तो हम ही लोगों को हो जाता है। अब 11-12 बजे ले जागे हुए रहेंगे तो कहाँ से नींद खुलेगी? नहीं खुल पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। क्या आप लोग देखो, हम टाइम से आए तो कोई फायदा नहीं है, फायदा ये है कि आपको 4 घंटा बजेगा, लेकिन आप टाइम पे हैं तो फायदा, हम आएंगे सीधे क्लास शुरू कर देंगे। हम आगे टाइम से 4 बच्चे आए तो हम तो इंतजार में रहेंगे कि सब आएगा तब क्लास शुरू करेंगे। इससे अच्छा कि 5 मिनट और नींद ले ले। आप लोग टाइम पे आ जाइए, आए सीधे क्लास शुरू, ठीक। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलते हैं अलेक्जेंडर आयरिस। सभी इसमें जितना भी बात है वो सब कौन बोलेगा? अलेक्जेंडर आयरिस। और वहां पे एक बात और आएगा, जो अलेक्जेंडर आयरिस तो बोलता है लेकिन उसका कहा हुआ शब्द नहीं है, बिल्कुल ऐसे कि अभी यहाँ क्लास पे ये पूरा बात कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, लेकिन क्या ये सब मेरा शब्द है? सब किसका है? अलेक्जेंडर आयरिस का शब्द हम बोल रहे हैं। तो ऐसा एक जगह आएगा और वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। खैर अभी शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, योर मैजेस्टीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे जो भी वहाँ पे महिला और पुरुष गए हुए हैं उनका एक तरह से सम्मान किया जा रहा है, ठीक। ऐसे करके अंग्रेजी में हम नहीं करते ना, है कि कैसे करते हैं वो ना, भाषण उषण देने जाते थे, शिक्षकगण कैसे कैसे हम हमारे, हाँ ऐसे, आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, मेरे सहपाठी, सबको मेरा सादर प्रणाम है, परिणाम न प्रणाम, ऐसे करके करते हैं ना शुरू, ठीक, आदरणीय करके, ठीक। उस प्रकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपना सम्मान दे रहे हैं। आगे देखिए, अब भाषण शुरू होता है। I stand before you here today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi this greatest of prize, the Nobel Prize for Peace। करे कि आज हम जो यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हैं वो अपने माँ के स्थान पे खड़ा है। असल में यहाँ किसको आना था? माँ को आना था, लेकिन माँ के जगह पे हम आए हैं। और किस लिए आए हैं? नोबेल प्राइज को, जो शांति नोबेल प्राइज है उसको लेने के लिए आए हैं। कि आज मैं यहाँ अपनी माता आंग सान सू की ओर से यह सर्वोच्च सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, आपके समक्ष खड़ा हूँ, वो लेने के लिए आया हूँ। आगे देखिए, क्यों ये खड़े हैं? इनकी माता जी क्यों नहीं आई? ये भी सवाल है यहाँ पे। तो बता रहे हैं कि हम क्यों हैं। बिकॉज circumstances do not permit my mother to be here in person. I will do my best to convey the sentiments I believe she would express। कह रहे हैं क्योंकि, अब क्यों हम खड़े हैं माँ के जगह पे, हम क्यों ये प्राइज लेने हैं? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। सर्कमस्टांसेज मतलब होता है परिस्थिति,
परिस्थितियां ऐसी है जो उनको पर्सन यानी कि साक्षात यहाँ पे एक व्यक्ति के रूप में आने में उनको सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? वो कौन सी परिस्थिति है? परिस्थिति है कि वो जेल में। तो बता रही है कि परिस्थितियां ऐसी हैं जो मेरी माँ को यहाँ पे स्वयं उपस्थित होने की अनुमति नहीं देती है, वो स्वयं यहाँ पे नहीं आ सकती है। लेकिन आगे कहते हैं आई विल डू माई बेस्ट कॉन्वे, कि मैं अपना बेहतर करने का पूरी कोशिश करूंगा। हम ये प्रयास करेंगे कि अपने माँ के उन इच्छाओं को, उन भावनाओं को यहाँ पे एक्सप्रेस करें जो कि वो अगर यहाँ आती तो करती। जैसे मान लो अपने माँ के जगह हैं, ये अगर उनकी माँ खुद आती, आंग सांग खुद आती तो उनको प्राइज मिलता। उस प्राइज को मिलने के बाद आंग सांग सू की भाषण देती, तो भाषण में क्या बोलती? ये बात बता रहा है अलेक्जेंडर एरिक्स कि हम यहाँ पे जो बोलेंगे उम्मीद करते हैं और पूरा हम कोशिश करेंगे कि हम वही बोले जो मेरी माँ बोलती। वो नहीं आ पाई, लेकिन अगर आती तो वो वही बोलती जो हम यहाँ पे अभी बोलने वाले हैं। और तुम जब चैप्टर को पढ़ोगे पूरा, अभी तो भाषण शुरू हो रहा है, जब पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ अगर आंग सांग सू की भी आती तो वो यही बोलती। तो यहाँ पे करिए कि हम अपने माँ के भावनाओं को एक्सप्रेस करने का पूरी कोशिश करेंगे, उसको आप लोगों के समक्ष रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हम उन्हीं शब्दों को बोलेंगे जो मेरी माँ यहाँ थी तो बोलती। देखिए क्या कर रहा है अब, यहाँ से देखो वो अपने माँ का एक तरह से कि अगर मेरी माँ आती तो यही बोलती शुरू कर रहे हैं। पहले कि अगर मेरी माँ आती तो क्या बोलती? फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा। करे कि सबसे पहले मुझे पता है कि अगर मेरी माँ यहाँ आती, वो इस पुरस्कार को लेती, तो सबसे पहले वो यही बोलती कि ये जो नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है हमको शांति के लिए, ये सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि बर्मा के प्रत्येक लोगों का है। जाहिर सी बात है, जो देश में लोकतंत्र के लिए लड़ रही है वो यही कहती कि ये मेरा नहीं है, आप सबका है, पूरे बर्मा के लोगों का है, क्योंकि उन्हीं के योगदान से तो यहाँ तक वो पहुंची है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी माँ यहाँ आती तो हमको पता है वो यही बोलती कि ये जो नोबेल प्राइज हमको मिला है वो सिर्फ मेरे नाम का नहीं है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों के नाम पे है जो बर्मा के हैं, बर्मा के प्रत्येक लोगों के नाम का है ये नोबेल प्राइज। आगे क्या बोलते हैं? She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children। करें कि आगे वो कहती, क्या कहती कि ये जो प्राइज है वो सिर्फ मुझसे संबंधित नहीं है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि ये उन सभी पुरुषों का, उन सभी महिलाओं, उन सभी बच्चों का है। जो हो के मतलब यहाँ का हो जाएगा जो, कि ये पुरस्कार जो मुझे मिला है वो सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि उन सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों का है, जो इवन एज आई स्पीक कंटिन्यू टू sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma। ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी महिलाओं का, उन सभी पुरुषों का, उन सभी बच्चों का है जिन्होंने अभी जब मैं बोल रहा हूँ तब तक अपने देश के लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अपनी जिंदगी को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर लिया। क्योंकि तब भी तो वहाँ पे वही था, तानाशाही तो चल ही रही थी। तो ऐसा थोड़े कि जब यहाँ पे हम भाषण दे रहे हैं तब हमारे देश में सब सुरक्षित है, उस टाइम भी मेरे देश में लड़ाई चल रहा होगा। तो ये कह रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस कि अगर मेरी माँ होती तो यही बोलती कि यहाँ हम भाषण दे रहे हैं, हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, तब तक बर्मा में कितने लोग अपना जिंदगी कुर्बान कर चुके होंगे अपने देश के नाम, कितने लोग अपनी आज़ादी को खो चुके होंगे अपने देश के नाम। तो ये जो नोबेल प्राइज मिला है वो सिर्फ मेरा नहीं है, उन सभी लोगों का है, उन सभी बच्चों का है, उन सभी महिलाओं का, उन सभी पुरुषों का है जो इस देश के आज़ादी के लिए, देश में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, अपना जिंदगी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ गए? आगे फिर क्या बोलते हैं? Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है यह पुरस्कार उनका है
उन सभी का है जो शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए बर्मा में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और अंततः उनकी विजय होगी। आज भले हम संघर्ष कर रहे हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो जो भी इसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी के नाम पर ये नोबेल प्राइज है। बताओ, अगर आंग सान सूकी होती तो क्या इससे बाहर कुछ बोलती? जो अलेक्जेंडर एरिस बोल रहा है इसी से संबंधित कुछ बोलती, वो भी यही बोलती, क्योंकि उनका तो मानो जैसे हर एक सांस अपने वतन के नाम लिख दिए थे। एक महिला होकर के डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। ठीक, जरूरी है कि पुरुष है तो पुरुष से लड़ेगा? लोगों को लगा कि नहीं, ये महिला ही बढ़िया लीडरशिप कर सकते हैं, उन्हीं को बना दिया। लोकतंत्र में इसको पुरुष और महिला सही में कहा क्या है? हमारे पापा एक दिन बोल रहे थे ना कि पहले हमारा दुकान था ना पूरे कपड़ा के, समझा, तो बगल में और दुकान था, तो वहां पे 3-4 गो महिला टीचर आई थी। तो बगल के दुकान वाला उनसे पूछे, सुनो ना कि मैम आप बताइएगा, आप पढ़ाती हैं, बताइए सबसे ज्यादा महिला का शोषण एक महिला करती है कि एक पुरुष करता है? महिला का सबसे ज्यादा शोषण एक महिला ही करती है। घर में पुतो केकरा से सबसे ज्यादा महिला का शोषण करने वाली महिला होती है। वो महिला इसके जैसा होती है, देखो इसको। एक महिला यहाँ पे लड़ रही है इस बात से, इसको संतुष्टि इस पर कि वहां मर्दाना ना हाल है। पर तुमको खुद होना चाहिए कि एक महिला है। वो लोग बोलता तो एगो बात था, ये करेगी वो मर्दाना ना हाल है, वहां खाली महिला रहा है। आगे देखो, आगे देखो अलेक्जेंडर एरिस क्या कर रहे हैं, क्या कर नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भाषा पर ढेर काम करे पड़ेगा, बोलना रहता है का, हम बोल देते हैं। देखिए, स्पीकिंग एज हर सन, कि उनके बेटे के तौर पे जो हम बोल रहे हैं। However, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। कह रहे हैं कि उनके बेटे के तौर पर जो हम बोल रहे हैं, इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे। क्या जोड़ना चाहेंगे? और व्यक्तिगत रूप से, कि हम अपना ये व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, ये मेरा मानना है, आप माने या न माने, लेकिन एक बेटे के तौर पर हम यहाँ बोल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो आज पहचान मिला है, ये जो प्राइज मिल रहा है, ये बर्मा के लोगों को जो एक पहचान, क्योंकि नोबेल प्राइज मिलेगा तो दुनिया भर में उसकी चर्चा होगी। कौन है आंग सान सूकी, क्यों उसको मिला, तो दुनिया भर के देश उसको सर्च करेगा, उसको देखेगा, तो पता चलेगा कि बर्मा में हो क्या रहा है। क्योंकि सर्च करने पर तो उनका यही जीवनी में आएगा कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली एक महिला है, शांति के लिए लड़ रही है, इसलिए उनको मिला है। तो दुनिया भर के देश फिर सपोर्ट करेगा उनको। तो म्यांमार में हो सकता है कि लोकतंत्र आ जाए। तो ये जो पहचान मिली है बर्मा को, म्यांमार को, इतना बड़ा, उसका कारण है आंग सान सूकी का डेडिकेशन, यानी जितने लग्न से वो इस काम को कर रही थी वो, एंड उनका पर्सनल सेक्रीफाइस। उनका जीवन में ऐसी एक घटना आती है कि उनका पति बीमार है, शायद इंग्लैंड में उनके पति का इलाज चल रहा था, लेकिन वहां पे वो नहीं जा पाई थी, कि जाने नहीं दिया गया था। आखिरी टाइम पे भी, मतलब पति का आखिरी टाइम चल रहा है, फिर भी वो अपने पति से नहीं मिली थी। और वो कहाँ थी? अपने देश में आज़ादी, लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। तो अपना पर्सनल सेक्रीफाइस तो किए हैं, कुर्बानी तो ये भी दी है। ऐसे ही लोग थोड़े इनको अपना लीडर बनाया है, ये भी कुर्बानी दी है। तो ये कुर्बानी दी है और पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ उसमें लगी रही है, तब जाकर के ये पहचान मिला है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि हालांकि उनके बेटे के रूप में मुझे बोलते हुए यह हम जोड़ना चाहेंगे, और ये मेरा जो है वो व्यक्तिगत रूप से मानना है। आप मानिए ना मानिए, हम उनका बेटा है, हम जान रहे हैं कि वो कितना डेडिकेटेड है, कितना वो मेहनत करे और कितना वो अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया है। तो ये हम व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि अपने समर्पण और व्यक्तिगत बलिदान के कारण ही वो आज एक योग प्रतीक बन गई है। लोग उनको मानते हैं। आज हम लोग भारत में बैठ के उनको पढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये सेक्रीफाइस किए हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगी रही है, तब आज हम उनको
पढ़ रहे हैं, तो वो जो प्रतीक बनी है जिसके माध्यम से आज बर्मा के सभी लोगों की दुर्दशा की पहचान किया जाएगा, जिसको पहचाना जा सकता है, तो वो हुआ है इनके पर्सनल सेक्रीफाइस और डेडिकेशन से। क्योंकि यहाँ इन लोगों की हालात जो बहुत ही बदतर थी, तो अगर कोई आंग सान सू की को पढ़ेगा तो वहाँ के हालात को भी पढ़ लेगा। यहाँ से हम इमेजिन कर रहे हैं कि उस टाइम पे म्यांमार में कैसी परिस्थिति रही होगी। और हम सबको नहीं पढ़ रहे, हम किसको पढ़ रहे हैं? अलेक्जेंडर आइस के एक भाषण को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आंग सान सू की दुर्दशा को देख रहे हैं और साथ में हम वहाँ के दुर्दशा को देख लेंगे। अगर नोबेल प्राइज नहीं मिला होता तो शायद हम ये नहीं पढ़ रहे होते, और नहीं पढ़ रहे थे शायद म्यांमार के बारे में हम नहीं जानते। तो ये एक पहचान मिली। आगे देखो, and no one must underestimate that plight, the plight of those in the countryside and towns living in poverty and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma, dying of malaria in the jungle to which they have fled। अब देखो आगे वो क्या कर रहे हैं कि ये जो दुर्दशा है वो किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। तो जो दुर्दशा की हम पहचान करें, प्लाइट मतलब होता है यहाँ पे दुर्दशा को दिखाना है, करें कि किसी को भी उस दुर्दशा को कम में नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट मतलब होता है हल्के में लेना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कम में आंकने का मतलब क्या है? हल्का में लेना। ठीक है ना? वो शाहरुख खान के चेन्नई एक्सप्रेस में वो डायलॉग है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, कि एक आम आदमी के शक्ति को, ताकत को हल्के में मत लो। अपने पे आ गया तो कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो यही यहाँ का गया अंडर एस्टिमेट मतलब हल्के में लेना। तो किसी को भी इस दुर्दशा को, दुनिया के जो भी देश हैं जो यहाँ सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे क्या कर रहे हैं? द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, उन सभी की दुर्दशा जो शहरों में भी रहते हैं। कंट्री साइड मतलब होता है कहाँ? मारेंगे एक झपका। कंट्री साइड मतलब गांव, टाउन्स मतलब मैन मेड द टाउन, उनमें पढ़े ना कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब क्या होता है? गांव वाला क्षेत्र। तो जो गांव के क्षेत्र में है या जो शहर के क्षेत्र में है, उन सबकी दुर्दशा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन, और ये लोग कहाँ, जो चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, कैसे स्थिति में रह रहे हैं? वो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी और शहरी क्षेत्र के लोग भी, उनकी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि वो गरीबी में और अभाव में। डेस्टिट्यूशन मतलब होता है अभाव, कमी। ठीक, तो कमी में जी रहे हैं। ठीक, दोज इन प्रिजन, और उन लोगों को भी जो जेल में हैं, जेल में अपना जिंदगी काट रहे हैं, उनकी भी दुर्दशा है। उसके बाद वहाँ पे जो जेल में व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, यानी कि उनको जेल में बंद करके प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उनको चोट पहुंचाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस दुर्दशा को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। आगे और क्या कर रहे हैं? द प्लाइट ऑफ द यंग पीपुल, यहाँ के नौजवानों की भी दुर्दशा को किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो कि बर्मा के होप हैं, आशा हैं, भविष्य हैं। नौजवान किसी भी देश के भविष्य होते हैं। ठीक, कि जो कहे ना शायरी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग नौजवान हैं, जिस तरफ हम जाएंगे ये दुनिया भी उसी तरफ जाएगी, जिस तरफ हम जाएंगे हमारा देश भी उसी तरफ जाएगा। और यहाँ के नौजवानों की स्थिति एकदम बदतर हो गई है, उनकी दुर्दशा एकदम खराब है, मतलब एकदम बदतर हुआ है। तो ऐसे में ये बर्मा के होप हैं, जब यहाँ के नौजवान का ही दुर्दशा हो गया है, तो बर्मा के अच्छे भविष्य की तुलना आप कल्पना कैसे कर सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं कि बर्मा आगे चल के भविष्य में अच्छा करेगा, जब वहाँ के नौजवान का ही भविष्य अच्छा नहीं है? तो उसको भी ये करें कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये लोग बर्मा के होप हैं, और ये लोग मर रहे हैं मलेरिया से। मलेरिया से क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ये लोग सरकार के डर से भाग गए हैं। कहाँ? जंगल में। तो जंगलों में भाग गए हैं और वहाँ मलेरिया से मर रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि बर्मा के जो आने वाला भविष्य है वो बढ़िया होगा? देखो यहाँ नीचे,
कि किसी को भी उस दुर्दशा को कम में नहीं रखना चाहिए। ग्रामीण इलाकों और कस्बों यानी शहरों में गरीबी और अभाव में जी रहे लोगों की दुर्दशा, जेल में बंद प्रताड़ित लोगों की दुर्दशा, बर्मा की आशा, युवाओं की दुर्दशा, उन जंगलों में मलेरिया से मर रहे हैं जहां वे भाग गए हैं। ये लोग जो नौजवान हैं, युवाओं हैं, वो बर्मा की आशा है आगे के भविष्य, और वो लोग जंगल में भाग गए हैं सरकार के डर से, वहां मलेरिया से मर रहे हैं। तो कैसे बर्मा बेहतर बने? तो इस चीज को भी वो दुनिया के सामने रख के वो दिखा रहे हैं। आगे देखो, दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स beaten and dishonored, nor should we forget the many senior and highly respected leaders beside my mother who are all incarcerated। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि और क्या किया जा रहा है, वहां पे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको पीटा जा रहा है। म्यांमार में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको पीटा जा रहा है, तो उनका भी यहाँ पे दुर्दशा है, उनको पीटा जाता है और क्या किया जाता है, अपमानित किया जाता है। ठीक, नॉर शुड बी फॉरगेट, और करें कि हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे बड़े बड़े रिस्पेक्टेड और बहुत वरिष्ठ यानी बुजुर्ग और मतलब राजनीति में जिनको बहुत ज़्यादा पकड़ है, तो वैसे वैसे लोगों को बिसाइड, साथ ही में कौन, इनकी माँ, कि मेरी माँ जैसे और भी कितने बड़े बड़े नेता हैं जिनको एक साथ यहाँ पे क्या किया गया है, जेल में बंद किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि हमें और नहीं हमें यह भूलना चाहिए कि मेरी माँ के अलावे कई वरिष्ठ और उच्च सम्मानित नेताओं को भी हमें नहीं भूलना है, जो कि अभी कहाँ हैं, सभी के सभी जेल में हैं। अरे जब भाषण दे रहे तब की बात हो रहा है। देखो अरे गधा हुआ था 1991 में, नहीं चल 1991 में अगले अब नहीं लेता तो अभी टाइम मशीन काम में कहते। आगे देखो, इट इज ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट टू दिस सुप्रीम ऑनर। और ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ओर से, क्योंकि यहाँ पे यही आए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि मैं अपनी ओर से ये इतना बड़ा जो हमको पुरस्कार मिला है, दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार जो कहा जाता है नोबेल पुरस्कार, वो जो मेरी माँ को मिला है, उसके लिए मैं अपनी ओर से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपको थैंक यू करता हूँ। ठीक, खत्म। अभी कैसे, अभी 8 पेज है लेकिन छोटा छोटा है। हाँ मैया ये ये 1 मिनट के 1 पेज तो ना है। अभी टाइम कितना है, मारेंगे अभी 20 मिनट टाइम, 20 मिनट लगती है। देखो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो द बर्मी, हाँ इन्हें उन्हें बात ना छड़ी है ना, तब फिर गड़बड़ा जाए। The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and hidden। अब आगे कर रहे हैं थैंक यू बोलने के बाद अलेक्जेंडर हैरिस कि आज बर्मा के लोग थोड़ा ही सही लेकिन गर्व से अपना सर ऊंचा तो करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। तो इस पुरस्कार के साथ ही उनका जो संघर्ष था, वो जिस चीज से कष्ट को उठा रहे थे, जिसमें वो सफर कर रहे थे, वो चीज आज दुनिया ने सुना और उस पर ध्यान दिया, तभी तो आंग सान सू की को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। तो कि आज उनके लिए गर्व की बात है। देखो कि बर्मा के लोग आज इस ज्ञान से अपना सिर थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं कि इस दूर देश में उनकी पीड़ा को सुनी गई है, उनके दर्द को सुना गया है और उस पर ध्यान भी दिया गया है, तभी तो उनको वहां पे बुलाया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। फिर आगे देखो, वेन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द लोलनी स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ हेवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड फॉर द इमेंसिपेशन of the human spirit from political tyranny and psychological subjection। आगे करें हैं कि हम लोगों को ये भी याद रखना है, हिंदी में समझो कि हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि रंगून में कड़े सुरक्षा के घेरे में चल रहा है काकी संघर्ष, क्योंकि ये संघर्ष कहाँ चल रहा है, रंगून यानी म्यांमार में। ठीक, और अकेले चल रहा है। तो ये भले आज अकेले है लेकिन अब अकेले नहीं है, क्योंकि दुनिया का नजर इस पे पड़ चुका है। तो ये जो अकेले का एक संघर्ष चल रहा था, और वो संघर्ष किसके खिलाफ चल रहा था, राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ। जो पॉलिटिकल ट्रेनी है
किसके खिलाफ चल रहा था? जो मनोवैज्ञानिक अधीनता है जी उससे चल रहा था। और क्यों चल रहा था? वहां पे मानवीय भावना को, ह्यूमन स्पिरिट को क्या करना था? आजाद करना था। क्योंकि राजनीति ने कुछ इस कदर से वहां पे अपना जड़ जुमा चुका था कि वहां पे मानवीय भावना की कोई स्थान नहीं था। तो उसी के खिलाफ ये लड़ाई चल रहा था। ठीक, और ये आगे कर रहे हैं कि मुक्ति के लिए जो दुनिया भर में चल रहे हैं एक बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा है। कि भले हम लोग इसको बढ़िया समझो, ये कर रहे हैं लेजेंडरीज कि हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कहीं छोटा सा एक देश है हमारा म्यांमार, वहां पे एक छोटा सा जगह है रंगून, और रंगून में अकेले हम संघर्ष कर रहे हैं किसके खिलाफ? राजनीतिक अत्याचार, मनोवैज्ञानिक अत्याचार, जो भी चीजें हैं उसके खिलाफ। क्यों? मानवीय भावनाओं को बचाने के लिए। भले हमारा ये संघर्ष दुनिया के संघर्ष से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के संघर्ष चल रहे थे। मानवीय भावनाओं को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दुनिया भर में चल रहा था संघर्ष, सभी अपने अपने देश में कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि हम भी उसके हिस्सा हैं, उस संघर्ष का हिस्सा हैं। भले हम कहीं अकेले संघर्ष कर रहे हैं अपने देश में, लेकिन विश्व में जो ये संघर्ष हो रहा है उसी का हम भी एक हिस्सा हैं। आने वाले इतिहास में इसको याद रखा जाएगा, और आज याद है। ठीक, दुनिया भर में जितना संघर्ष हुआ, चाहे हम अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका को पढ़ें, या फिर हम लोग फ्रांस को पढ़े, हम लोग रूस में पढ़े, हम लोग अपने देश में पढ़े, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा बन गया है। ठीक, तो वही यहाँ पे लेजेंडरी एरिस कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, थकल ना सर। The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be। आगे कर रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुरस्कार उन सभी लोगों का सम्मान करने के लिए है जो जहां कहीं भी हो लेकिन संघर्ष में लगे हुए हैं। अंत में देखो किसको ये सम्मान किसके नाम कर दिए? दुनिया के उन सभी लोगों के नाम जो संघर्ष कर रहे हैं। ठीक, तो उन सब के लिए का देखिए पुरस्कार उन सभी लोगों का है। It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world। और कह रहे हैं कि ये कोई संयोग की बात नहीं है कि आज जो ये मिल रहा है वो कब था? 10 दिसंबर 1991। इस दिन जो मिल रहा था, इस 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मनाया जाता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, और उसी दिन ये मिल रहा था प्राइज। तो कह रहे हैं कि ये जो सोलो में आज जो ये प्राइज मिल रहा है वो किस दिन मिल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है उस दिन पूरे दुनिया में इसको मनाया जाता है, और उसी दिन मनाया जा रहा है। ये हमको मिल रहा है ये प्राइज। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये जो आयोजन किया गया है ये उस डेट को जानबूझ के रख के किया गया है, तो ये कोई संयोग नहीं है। देखो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुरस्कार उन सभी लोगों का सम्मान करने के लिए है जो जहां कहीं भी हो इस संघर्ष में लगे हुए हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आज सोलो में जो ये आयोजन हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस पर हो रहा है, जिसे पूरे देश में मनाया जाता है। कहीं ना कहीं हम मनुष्य को महत्व देते हैं, ठीक, उनके अधिकारों को महत्व देते हैं, तभी तो उसी दिन इतना बड़ा पुरस्कार हम बांट रहे हैं। तो म्यांमार के लोगों को तो नहीं है, तो वहाँ पे बात रखा गया है। ठीक, दुनिया भर के देश वहाँ शामिल है, खुद वहाँ पे यूएनओ के जो सेक्रेटरी हैं वो शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पे शामिल हैं। अब वो शामिल है, अगर वही उस बात को उठा ले तो दुनिया के किसी भी देश में आसानी से लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। आगे देखो क्या करें, उन्हीं की बात हो रही है। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलाउडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। यहाँ पे कह रहे हैं जो अध्यक्ष हैं उसके, नोबेल प्राइज सबके, उनको कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कमिटी ने, आपकी समिति ने जो ये डिसीजन लिया है कि आंग सान सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, उसका पूरा दुनिया सराहना कर रहा है, पूरा विश्व उसकी सराहना कर रही है। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन आपका एकदम सही था, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्तियों को इसकी ज़रूरत है। जैसे ही आंग सान सू की को मिला, क्या उस टाइम पे सिर्फ आंग सान सू की चयनित हुई होंगी इसके लिए?
कई सारे नाम गए होंगे, बाकी को हम जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। वो भी अपना जीवन में कुछ संघर्ष ही कर रही होगी, कर रहा होगा, जो वहां पे नॉमिनेट हुआ होगा, लेकिन उसको हम नहीं जान रहे हैं। इनको जान रहे हैं क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो लोगों को लगा कि ज्यादा जरूरी किसको है देना, जो कमेटी है, कमेटी को लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार के लिए, आंग सान सू की, तो उनको दिया गया। तो दुनिया का नजर किस पे गया? आंग सान सू की पर, ठीक, क्योंकि दुनिया का नजर हमेशा जीतने वाले पे होता है, हारने वाले पे नहीं होता है। तुम हार गए, तुम्हारे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, जीतने वाले के ऊपर ध्यान रहता है, ठीक। आगे देखिए, कहने क्या, जस्ट अ फ्यू डेज एगो द यूनाइटेड नेशन पासेड अ यूनानिमस एंड हिस्टोरिक रेसोल्यूशन वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर प्रेज डे क्यूलर्स है, कहने गया, रुको 1 मिनट, इस सेकंड में उसमें रहता है क्यूआर है, क्यूआर बताता हूँ कौन से क्यूआर है, हो जो है क्यूआर स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस अवार्ड। देखो आगे क्या करे, वो अलेक्जेंडर एरिस बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले की ही बात है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वसम्मति से, यानी जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ, उसके सभी सदस्यों की सहमति से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ है। एक प्रस्ताव लाया गया है, जैसे हम लोग के संसद में, विधानमंडल में बनता है, वैसे ही यूएनओ में भी होता है। तो वहाँ पे ये प्रस्ताव लाया गया है, और वहाँ के जो महासचिव थे उस टाइम पे, जिनका नाम था जेवियर पेरेज द क्यूआर, के इस पुरस्कार के महत्व पर दिए गए वक्तव्य का स्वागत किया गया था। जो ये पुरस्कार मिला है उस पे जो वो बोले हैं, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे महत्व दिया गया है। वहाँ पे वो जो भाषण दिए थे, वो जो बात किए थे, उनको सबने महत्व दिया था, और सबने सहमति से उस बात को, प्रस्ताव को पारित भी किया था। तो ये भी एक अच्छा चीज था इनके लिए, अलेक्जेंडर एरिस के लिए। आगे देखिए, निपटाए हुए हैं, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखें, बहुत जल्द खत्म होने वाली है। देखिए, एंड इंट्रोसिंग दिस रिपीटेड अपील्स फॉर माई मदर्स ईयरली रिलीज फ्रॉम डेडिटेशन। यहाँ पे जो महासचिव थे यूएनओ के, वो बार बार यहाँ पे इसी बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि जो आंग सान सू की को नजरबंद किया गया है, यानी जो उनको जेल में बंद किया गया है, उनको रिहा किया जाए। यानी म्यांमार में जो घटना हो रही थी, उसका बात कहाँ चल रहा था? यूएनओ में, नोबेल प्राइज मिलने से कुछ दिन पहले, ठीक। और वहाँ के महासचिव, वहाँ के जितने भी सदस्य लोग हैं, वे सभी लोग मिल करके इस बात में सहमति जताए थे कि आंग सान सू की को उनके देश में आज़ाद कर देना चाहिए, उनको जेल से रिहा कर देना चाहिए। और जब यूएनओ कहेगा तो म्यांमार के सरकार को वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुप्रीम है, दुनिया भर के देश उसमें शामिल है। यानी कि उसको मना करने का मतलब दुनिया भर के देश से आप सीधे क्या कर लिए? दुश्मनी ले लिए, वो ले नहीं सकते, आपको मानना पड़ेगा। तो वहां पे इस बात का समर्थन किया गया था। आगे देखिए, लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन दैट इंडिफरेंस साइनिसिज्म और सेल्फिनेस मेड अस फेल टू लिव अप टू द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म विच द नोबेल पीस प्राइज इन कैप्सुलेट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को, अलेक्जेंडर एरिस बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को ऐसा कुछ काम करना है जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को गर्व हो। देखो क्या करें कि हमारे आने वाले, भावी पीढ़ी मतलब होता है आने वाला जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, वो यह कभी ना कहे कि उदासीनता, निराशवाद और स्वार्थ के कारण हम मानवतावाद के उन आदर्शों पर खरा उतरने में असफल रहे जिनका शांति पुरस्कार में सार है। शांति पुरस्कार क्यों मिलता है? जब हम यहाँ पे लोगों के जीवन के लिए बेहतर करते हैं, विश्व में शांति स्थापना करने का प्रयास करते हैं, सत्य को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तभी ना मिलता है ये पुरस्कार। और यहाँ पुरस्कार मिल गया और वो चीज़ें नहीं कर पाए तो हमारे आने वाले जनरेशन इस पे हंसेंगे, मजाक बनाएंगे इसका कि हम उस चीज़ पे खड़ा नहीं उतर सके। लोग यही बातें बनाएंगे आने वाले जनरेशन कि नोबेल प्राइज सिर्फ मिलता है, शांति पुरस्कार नोबेल का मिलता है, होता थोड़े कुछ है। कहाँ म्यांमार में कुछ सुधार हुआ? मिला तो था शांति नोबेल पुरस्कार उसके लिए। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, हमारे आने वाले जनरेशन ऐसी बातें न करे, बल्कि उनको इसका महत्व समझ में आए कि नोबेल शांति पुरस्कार अगर किसी को मिलता है
तो उस देश की परिस्थिति भी सुधरती है, वहां पे शांति भी बहाल होता है। ये करने की हमें आवश्यकता है। ये कौन बोल रहा है? अलेक्जेंडर एरिस। हाँ, सिद्ध करे कौन? अच्छा, हमारे के होने कही थे। देखो ना, उन्हें मैथ बना रही है, कोई लेने देने नहीं है। हम मैथ पढ़ा रहे हैं अभी। आए हाँ हाँ, देखो उन्हीं के बारे में बोले थे कि एक व्यक्ति आएगा। तोरे ऐसा पर कहा थे कि बुद्धि बांटते रहे, उतनी आदमी सुतर रहा है। यहाँ बुद्धि का बढ़ रहा है, दिमाग का लगा रही है, मैथ पढ़ रही है। अच्छा, बिहारी है, मैथ जान हो गए। बनाओ बनाओ, खाली मैथ से तो पास हो जाइए, ऐसे इंग्लिश में फेलो रहे तो पास रहे। बनाओ बनाओ। देखो यहाँ पे, लेट द स्ट्रीमिंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्ट्रेसलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। पहले यहाँ पे समझिए, एक नाम आया है। नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आए हाँ, नमो सुनेगा ना तो ना कैसे सुनेगा। राजनीति के पहले चैप्टर में पढ़ा था, आ गया। मार्टिन लूथर किंग के अगला साल 11th में आप लोगों को पढ़ना है, चाहे आर्ट्स रहिए, साइंस रहिए या फिर कॉमर्स रहिए ना। शुरू से पगला मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीकी हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हैं। वो ना रंग भेद वाला नीति है। हाँ हाँ, एम्फ्रो अमेरिकी को। देखो यहाँ पे इनका 11th क्लास के इंग्लिश में, अब इंग्लिश तो सबको पढ़ना है। एक पढ़ना है भाषण, ये भी भाषण दिए हैं। भाषण के नाम है आई हैव अ ड्रीम। ठीक, हाँ, कि मेरा एक सपना है। क्या सपना है? और भाषण को उसको पढ़ेंगे चैप्टर को 11th क्लास में, तब जानूंगा कि इनका क्या सपना है। ठीक, और उसी सपने के एक अंश की बात करें, एक लाइन की बात करें जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। एक बार सवाल पूछ दिया गया है कि ये जो यहाँ पे देखो, ही सेड मतलब कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। यहाँ से जो लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बात यहाँ से यहाँ तक की बात जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की है, जिसको दोहरा रहे हैं कौन? अलेक्जेंडर एरिस। याद दिला रहे हैं लोगों को कि मार्टिन लूथर किंग की उस बात को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो एग्जाम में एक बार पूछा है कि ये जो बात है वो किसने कही है, तो कौन बोला ये बात? अलेक्जेंडर एरिस को बोला ये बात है। बोलल इनकर है, वो तो दोहरा रहा है। हम बोल रहे हैं कि कौन दोहराया है। हम वहां सवाल पूछेगा कि ये कथन किसका है, ये किसने कहा है? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है। अलेक्जेंडर इसको तो उसको दोहरा के याद दिला रहे। देखो इसमें क्या करा है कि हम सभी के प्रयास यह सिद्ध करें कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सही थे जब उन्होंने कहा था कि मानवता अब नस्लवाद और युद्ध की आधी रात में दुखद रूप से बंधी नहीं रह सकती। अमेरिका में वही चल रहा था, नस्लवाद, रंग भेद। तो उन्होंने एक भाषण दिया था और भाषण में कहा था कि मानवता नस्लवाद का गुलाम नहीं रहेगा। नस्लवाद के चक्कर में वहाँ युद्ध हो रहा था, बार बार गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बन जा रही थी। तो कि गृह युद्ध और ये नस्लवाद जैसे चीजों में बंधा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि ये अब आगे बढ़ेगा, इन बंधनों से मुक्त होगा। तो अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, उनके इन बातों को सत्य सिद्ध करने का समय आ गया है। ऐसा ना हो कि लगे कि ये एक सपना था, उस तरह की चीजें ये न रहे, बल्कि इसको सिद्ध करे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब ये कहे थे तो वो सच कह रहे थे। आगे यही है लाइन में, तुम देखो कि हम सभी के प्रयास यह सिद्ध करें कि जब उन्होंने इस बात को कहा, सच्चे भाईचारे की जब वो बात किए, तो वो बिल्कुल सही थे। वो सही था, वो कहीं से सपना देखने वाला बात नहीं था, बल्कि वो हकीकत है। अगर हम चाहें तो उसको कर सकते हैं। ये बात कौन कर रहे हैं? अलेक्जेंडर एरिस। और ये किनका बात कह रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। और आगे कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया हमको ये सिद्ध करने का कि भाईचारा और शांति की सुंदरता हीरे, चांदी और सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मूल्यवान है। और ये कौन बताया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहे थे कि जो भाईचारा है, जो शांति है, वो हीरे, चांदी, सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। और उसी बात को याद कर रहे हैं कौन? अलेक्जेंडर एरिस दुनिया को बता रहे हैं।
यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट एक लाइन दो बार का है जी, स्पोक द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस बीइंग मोर प्रीशियस देन डायमंड सिल्वर और गोल्ड। ये एग्जाम में पूछता है, याद रखना कि जो मानवता है, जो भाईचारा है, वो डायमंड सिल्वर और गोल्ड से भी कीमती है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। और ये जो बात बोले थे तब ये केवल एक स्वप्न दृष्टा मात्र नहीं था, एक स्वप्न जैसा नहीं था, ये हकीकत बनाने का टाइम है, इसको हम हकीकत बना सकते हैं। और मार्टिन लूथर के कहे उस बात को हम सत्य साबित कर सकते हैं कि वो स्वप्न में नहीं बोल रहे थे बल्कि हकीकत में बोल रहे थे। आगे देखिए, अंतिम पेज है, काम खत्म हो जाएगा धन्यवाद के बाद। लेट द एफर्ट्स, बार बार उड़ा रहा है रे ना, अलग अलग है। लेट द एफर्ट्स दैट अस ऑल प्रूव दैट ही वाज नॉट अ मेयर ड्रीमर है। ओ माय डॉग, इसका मतलब है कि ये 2 बार लग गया है ना, ये बात है ना रे। ओके, हम लोग यहाँ पढ़े थे, ऐसे थे, हम ऐसे पेज के है, 2 को डाला गया। देखो इलेटिव फोर्टी तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, क्या बोले हमरा, हम खुद न करके रह गए कि हम सभी को के प्रयास ये सिद्ध करना है कि जब मार्टिन लूथर किंग बोल रहे थे तो वो सही बोल रहे थे कि भाईचारा और शांति जो है वो हीरा चांदी सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। और जब वो ये बोल रहे थे तब ये केवल एक स्वप्न नहीं था बल्कि ये हकीकत है, ये कर सकते हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं, लेट अ न्यू एज डाउन, कि एक नए युग की उदय हो, एक नए युग का शुरुआत हो। धन्यवाद, काम खत्म। यहीं पे आपका ये भाषण खत्म हुआ। पूरे 9 बजे 7:02 में आपका भाषण खत्म हो गया। ठीक है।